ये बजट विशेष किस हद तक पूरी हो सकती हैं, कितनी पूरी हो सकती हैं और क्या क्या इसमें हो सकता है। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट और केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब और आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों को भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि दर्शकों के साथ साथ हमने अपने एक्सपर्ट से, अपने नियमित जो मेहमान हैं, गेस्ट हैं, जो आके आपको कभी टैक्स के बारे में राय देते हैं, कभी पर्सनल फाइनेंस के बारे में राय देते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं, आपका ज्ञानवर्धन करते हैं, मार्केट के बारे में बताते हैं। उन्होंने भी अपनी बजट विशेष हमें भेजी है, तो मेरा मौका है यहाँ पर कि शरद जी, फिरोज जी, आपको भी प्रत्यक्ष रूप में धन्यवाद दूँ। आपने भी अपनी अपनी बजट विशेष रखी थी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबकी वजह से ही ये मुहिम सफल हो पाई है। राइट फिरोज साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखिए, यहाँ थोड़ा कंट्राडिक्टरी हो जाता है। आप अक्सर आके हमें बताते हैं कि भाई आप इस फंड में पैसे लगाए, यहाँ पैसे बचाए, इससे और पैसा बढ़ाए। अब ये थोड़ा मामला अलग है कि भाई खर्चा करें तो फिर पैसे बचेंगे नहीं, या फिर थोड़ा बीच का रास्ता निकालें। विपिन जी नमस्कार। शरद साहब आपको भी नमस्कार। इतने शायराना अंदाज में शायद ही मैं कह पाऊंगा। मैं अपनी उम्मीदें थोड़ी सरल मतलब नॉर्मल कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोलना चाहूंगा। पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग करना और खर्चा करना, तो फजूल खर्चों और खर्चों में बड़ा अंतर होता है। एक लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए इंसान जीता है, पैसा इंसान के जीने में काम आता है, जीने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा आप कमा रहे हैं, उसका अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है कि पोर्टफोलियो में क्रिएट करें, उसको बढ़ाते जाएं। सो मैं खर्चे, संतुलित खर्चे के पक्ष में हूं हमेशा से। अब रहा सवाल बजट का, बात करें तो बजट से मेरी ये उम्मीद है, कंसिस्टेंसी की उम्मीद है। देखिए, हर 6-8 महीने में, अभी 8 महीने पहले एक बजट आया था, उसमें वित्त मंत्री जी ने हर एसेट क्लास की छू ली, एसेट क्लास की रिटर्न्स को। इक्विटी की रिटर्न चेंज हो गई, रियल एस्टेट की चेंज हो गई, अनलिस्टेड की चेंज हो गई, गोल्ड की चेंज हो गई, ईटीएफ की चेंज हो गई, सब एसेट क्लासेस की, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स की टैक्स चेंज हो गई। अब वापस 8 महीने में आप बदलाव करेंगे तो मुझे 8 महीने तो पढ़ने में लगते हैं, फिर वापस नए सेक्शन पढ़ूं मैं। पहले से 300 सेक्शन है, वो 300 में से 100 तो सिर्फ जुगाड़ के लिए सेक्शन है, जो आदमी अपनी क्रिएटिविटी यूज करके गवर्नमेंट से पैसा कम देना चाहता है उसका प्रयोग करता है। सैलरी क्लास, जैसे सर ने कहा, उनको बेचारों को खाली वो एटीसी मिलता है, उसमें बेचारे उम्मीद करते रहते हैं 1.5 लाख से 2 हो जाए, 2 से 2.5 हो जाए। सो पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी, वरना मिनिमम एजुकेशन इंडिया में सीए कर दें, ताकि भाई आदमी कल बजट पढ़े और आज समझ जाए और आज से उसको लागू करने लग जाए, वरना बार बार चेंज ना करें। ये मेरी विनती हो। सेकंड, ये विनती होगी मेरी कि भाई आप जो भी करें, हर एसेट क्लास को निष्पक्ष होकर करें। इंडेक्सेशन निकाल दिया गया लास्ट बजट में, फिर रियल एस्टेट वालों ने हंगामा किया तो रियल एस्टेट के लिए इंडेक्सेशन वापस आ गई, डेट फंड के लिए नहीं आई। ये कहां का इंसाफ है? तो क्या क्राइंग बेबी ओनली गेट्स मिल्क? तो फिर भाई सबको आंदोलन पे उतरना पड़ेगा। रियल एस्टेट के लिए इंडेक्सेशन वापस लाया गया तो डेट फंड ने क्या पाप किए थे? तीसरा, आपने ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करते हैं तो 2 सेक्शन ऐसे दिए हैं, सेक्शन 54, सेक्शन 54 है। कोई भी प्रॉपर्टी बेचो, आप वापस री इन्वेस्ट कर दो तो टैक्स की रियायत मिल जाती है। इक्विटी में तो ऐसा नहीं है, मैं एक स्टॉक बेचूं तो उसकी टैक्स भरनी पड़ती है, फिर दूसरे स्टॉक में डालूं तो वापस उसकी टैक्स भरनी पड़ती है। रियल एस्टेट को यह फायदा क्यों? इसका सवाल का जवाब ही नहीं मिला मुझे। सेक्शन 54 और 54F की वजह से गरीब लोगों के पास घर नहीं है, अमीरों के पास 8-8 घर हैं 4 परिवारों के नाम पे। उसको अबॉलिश करें। माना कि मेरे खुद के क्लाइंट एचएनआई हैं, वो बड़े नाराज होंगे सुन के, बट जो सच की बात है वो है, अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे होगी? अगर इक्विटी बेच के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो तो इक्विटी की टैक्स माफ, इसको कहते हैं सेक्शन 54F। ये कहां का इंसाफ है? उसको हटाएं। बी निष्पक्ष, बी कंसिस्टेंट इज द ओनली उम्मीद आई हैव फ्रॉम दिस। नहीं, बहुत अच्छी बात है आपने कही फिरोज साहब, और डेफिनेटली जिस क्लाइंटेल को आप हैंडल करते हैं, आप सुनेंगे तो शायद नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जो बात सही है और जो मासिस के लिए है उसको कहना भी ज़रूरी है। फिरोज जी, जैसा मैंने कहा कि 90% डिमांड तो जो आई वो टैक्स में राहत की आई। सीनियर सिटीजन्स ने हमें बहुत वीडियो बना के भेजे और वो बिल्कुल ऐसे वीडियोस थे जो दिल को छू गए। कोई कह रहा है कि जो सेविंग्स है उनकी उस पर ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिले, एनपीएस का जो विड्रॉल है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए, एफडी को लेकर बहुत सारे लोगों ने बात की। ऐसा लगा क्योंकि वो ज़रूरतमंद भी है, जीवन के उस पड़ाव पे खड़े जहां ऐसा लगता है कि सरकार उन पर भी ज़्यादा ध्यान दे। आपको लगता है वहां कोई अनाउंसमेंट आ सकती है?
यस विपिन जी, आ सकती है और आनी भी चाहिए। बिल्कुल सीनियर सिटीजन्स की जो मांगे हैं पूरी होनी चाहिए, बिकॉज वो उस कगार पे हैं जहां आप कंज्यूम कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया को बनाया तो इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है उनकी मेहनत से ही बनी है। अब उनकी मेहनत से बनी है, अब वक्त है कि भाई उनकी जो रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है उनको लाइफस्टाइल में कटौती ना करनी पड़े। बट आई डोंट थिंक वहां टैक्स के इसमें आंसर इतना ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में अगर आप नई टैक्स रिजीम के हिसाब से फाइल करते हो टैक्स, 15 लाख की भी इनकम है तो आप 9-10% टैक्स से छूट जाते हो। 15 लाख की इनकम के लिए एफडीओ से आपको अगर 7% का ब्याज मानो तो 2 करोड़ की एफडी चाहिए होती है। तो 2 करोड़ की एफडी कितनों के पास है इंडिया में, मैं नहीं जानता। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि वहां जैसे कहा है कि एक नई एफडीज की जरा सुविधा हो जहां ज्यादा ब्याज मिले। इंडिया में फ्लैट यील्ड कर्व मिला है, 1 महीने का ब्याज, रेपो रेट भी ले लो, आप रेपो रेट ले लो और 10 ईयर जीसेक ले लो, दोनों ही 6.75 6.5 और 7 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब फ्लैट यील्ड कर्व कहा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में लंबी अवधि के पैसे जो रिटायरमेंट पोस्ट रिटायरमेंट है उनके लिए कोई नई स्कीम लाके उनको एक्स्ट्रा ब्याज मिलना, आई थिंक बजट में से थोड़ा पैसा उधर रखना इज लो इंपैक्ट, ग्रेट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड द पीपल हु हैव बिल्ट दिस कंट्री। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, जैसे डेट फंडों में लास्ट टाइम वो सेक्शन 50AA के आधार पे शॉर्ट टर्म अगर डेट फंड एक सीनियर सिटीजन 10 साल के लिए होल्ड करे, 50 साल के लिए होल्ड करे, अगर उनके उनके बच्चे बेचें तो भी उसको शॉर्ट टर्म करार दिया गया। ये कहां का इंसाफ है? शॉर्ट टर्म, अंग्रेजी में टर्म का मतलब टाइम पीरियड। ऐसा कैसे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म आपकी जिंदगी क्या आपके बच्चों की जिंदगी से भी बड़ा हो? ये लॉजिकली नहीं है। ऑफकोर्स बैंकों ने मांग की थी कि डेट फंड में पैसा जा रहा है, इसीलिए बैंक की टैक्स घटाने के बदले गवर्नमेंट ने डेट फंड की टैक्स बढ़ा दी, जो कि हमेशा गवर्नमेंट यही चाहेगी भाई अगर अगर एफडी की पैरिटी लानी है तो एफडी की टैक्स घटा सकते थे, एफडी में इंडेक्सेशन दे सकते थे, बट इन्होंने डेट की इंडेक्सेशन हटा दी और डेट की लॉन्ग टर्म बेनिफिट हटा दी। तो आई थिंक उसको रिस्टोर करना इज द बिगेस्ट गिफ्ट टू द 60 लाख डेट फंड इन्वेस्टर्स हु आर लार्जली सीनियर सिटीजन्स, मेरा यह मानना है। जी ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक राहत का आए।